Good morning students, myself Gyan Prakash Saxena, your science teacher. Today we will start our new topic flora and fauna from chapter number 7, conservation of animals and plants. Okay, in previous video we have learned that how we conserve different plants and animals by various means. We are having different wildlife sanctuaries, national parks and all, which we have discussed in our previous video. Today I will start with the term flora. What is flora? Flora is basically plant species in particular area. किसी भी एरिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो भी प्लांट स्पीसीज होती हैं उसको हम फ्लोरा बोलते हैं. इसका मतलब ये है, जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टीक के पेड़ मिलेंगे, साल के पेड़ मिलेंगे. तो वो क्या होते हैं, साल, टीक, वो उस पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले पेड़ हैं, प्लांटेशंस हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में वो चीज़ें पाई जाती हैं. ठीक है. इसी तरीके से कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं. ओके. तो जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उसको हम फ्लोरा बोलते हैं और जो एनिमल स्पीसीज होती हैं उसको हम फौना बोलते हैं. फ्लोरा एंड फौना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अक्सर एग्जामिनेशन में इसका डिफरेंस पूछने के लिए आ जाता है. इसके अलावा वन थिंग इज ऑल्सो देयर, differentiate endemic species and extinct species. It is quite similar to flora and fauna. Endemic species are those species of plants and animals which are found in particular area. किसी भी particular area में found मिलने वाली एनिमल और प्लांट दोनों तरीके की स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं. ओके. किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे जेंट स्क्विरल है, बहुत बड़ी वाली जो गिलहरी होती है, आपका बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, ज़्यादातर वो इंडिया में पाई जाती है. और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे वाइल्ड मैंगोज हैं, उनके जो पेड़ हैं वो भी इंडिया में पाए जाते हैं. तो जो चीज़ें जिस एरिया में पाई जाती हैं वो उस एरिया के लिए उस एरिया की एंडेमिक स्पीसीज बन जाती हैं. नाउ व्हाट इज extinct species? Extinct species are those species of plants and animal which are lost forever. मतलब जो lost हो चुकी है, खत्म हो चुकी हैं, ऐसी species जो अब हैं ही नहीं, जो exist ही नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं? Extinct species बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको? Extinct species. इसके बाद जो हमारी थर्ड species हैं वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज. क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज. नाउ एंडेंजर्ड का मतलब क्या है? एंडेंजर्ड, जैसा कि आप वर्ड से मीनिंग समझ पा रहे हैं, एंडेंजर्ड एग्जैक्टली मीन्स ऐसी स्पीसीज जिनको की जिनके एग्जिस्टेंस पे खतरा है. ओके. जिनके एग्जिस्टेंस पे खतरा है वो खत्म हो सकती हैं, उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उस टाइप की स्पीसीज को एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है. तो एंडेंजर्ड में सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर आप लोगों ने देखा है एनिमल्स में, टाइगर की संख्या जो है वो डे बाय डे कम हो रही है. ओके. सो टाइगर इज अ टाइप ऑफ एनिमल विच इज कंसिडर्ड अंडर एंडेंजर्ड स्पीसीज. क्योंकि टाइगर्स जो हैं 70s में अगर हम बात करें, 1970s में there are more than 5,000 tigers in India, but now we are not having around 1,000-1,800. मतलब ये 5,000 टाइगर आज से 40-50 साल पहले हुआ करते थे, बट अब वो संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होती चली आ रही है. एंड दैट इज नियर अबाउट 1,500 to 1,800 टाइगर्स. तो इसी के लिए इसी वजह से इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज में कंसीडर किया जाता है. और एंडेंजर्ड स्पीसीज में जो कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं उनको कंजर्व किया जाता है, उनके शिकार पे रोक लगाई जाती है, उनको अच्छे से नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है.
आप लोगों ने देखा होगा सर्कस वगैरह में या और पब्लिक शोज में अब टाइगर्स का यूज नहीं होता और अदर एनिमल्स को यूज किया जाता है, बट टाइगर्स को यूज नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा था। देवर कैटेगराइज्ड अंडर एंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर उनको पूरी तरीके से कंजर्व किया जाने लगा, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट्स में रखा जाने लगा जिससे कि उनका नंबर बढ़े और वो एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट स्पीसीज की तरफ ना बढ़े। क्योंकि अभी अगर कोई चीज एंडेंजर्ड है तो आगे चल के क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अभी किसी के खत्म होने का खतरा है, आगे चल के क्या हो जाएगा, आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये 3 तरीके की स्पीसीज हैं जो आपको पढ़नी है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज, मीन्स देयर आर सम स्पीसीज, ऐसी कुछ प्रजातियां हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो खत्म हो सकती हैं, विक्षिप्त हो सकती हैं, तो उनको कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, कंजर्वेशन मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बता चुका हूं। मीन्स टू प्रोटेक्ट, किसी भी चीज को सुरक्षित करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका बचाव करना, उसको खत्म होने से बचाना, उसको कंजर्व बोलते हैं, कंजर्वेशन। सो नाउ हियर इज अ नीड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भाई वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। वाई? बिकॉज जो जानवर हैं वो कहाँ रहेंगे, दे मस्ट नीड अ नेचुरल हैबिटेट, तो उनको फॉरेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो स्टेप उठाया है वो उठाया नेशनल पार्क्स क्रिएट किए हैं इंडिया के अंदर। ओके, देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स इन अवर कंट्री। सो नेशनल पार्क्स में कुछ स्पेशल प्रजातियों को कंजर्व किया जाता है। ओके, जैसे लायन है, राइनोसेरस है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। देन देयर आर सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देयर आर मोर देन 500 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। सो व्हाई, what is the difference between national parks and wildlife sanctuaries? Basically operationally दोनों सेम होती हैं, but we can privatize wildlife sanctuaries। मतलब wildlife sanctuaries का प्राइवेट ओनरशिप हो सकता है। मतलब अगर कोई आदमी बहुत जीव जंतुओं को नेचुरल हैबिटेट से प्यार करने वाला है और वो चाहता है कि वो खुद अपनी कोई सेंचुरी क्रिएट किए प्राइवेट ओनरशिप के अंदर में, तो वो उसको क्रिएट कर सकता है। बट नेशनल पार्क्स वगैरह जो हैं ये कंप्लीटली जो है ये ऑर्गेनाइज्ड तरीका रहता है गवर्नमेंट का, जिससे कि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। ओके, दोनों ही चीज में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हंटिंग कहीं भी अलाउ नहीं होती है। हंटिंग इज स्ट्रिक्टली बीइंग प्रोहिबिटेड इन बोथ ऑफ दीज एरियाज, whether in national parks and whether in wildlife sanctuaries। हंटिंग जानते हैं आप लोग, शिकार करना। जब जानवरों का पहले जमाने में क्या होता था, मोस्ट ऑफन अभी भी होता है, बट इन एरियाज के अंदर शिकार नहीं कर सकते आप। ओके, इवन ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए कोई परमिशन नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, कोई मतलब इस तरीके का काम नहीं होगा जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी ज्यादातर, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है, जानवरों के लिए बनाए गए हैं नेशनल पार्क्स, तो इस वजह से उसको पूरी तरीके से जानवरों के लिए कंजर्व करके रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं इंडिया के अंदर। आपकी बुक में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम दे रखा है। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली एक बहुत बड़े एरिया को बोला जाता है। ओके, जैसे उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़े एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व में कंसिडर किया गया। उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स वगैरह भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और उस बायोस्फीयर रिजर्व में बेसिकली क्या है, सिर्फ
प्लांट्स और एनिमल्स को वहां पर कंजर्व किया जा रहा है। आपके देखिए जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पर दिए हुए हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व, सिम्पलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। तो देयर आर मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इको फ्रेंडली लिविंग। नाउ व्हाट इज इको फ्रेंडली लिविंग? बायोस्फीयर रिजर्व में ये सिखाया जाता है कि आपको इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो इको फ्रेंडली लिविंग का क्या मतलब है? इकोसिस्टम बेसिकली किस चीज से बनता है? प्लांट्स, एनिमल्स और जो सराउंडिंग्स हैं उनसे इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो इको फ्रेंडली मीन्स ऐसे काम कीजिए जिससे कि किसी भी तरीके से नेचुरल जो चीजें हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स। आप लोग शहरों में गए हैं, आपने कई शहरों में जू देखे होंगे जहां पर आप ये एक तरीके की आर्टिफिशियल हैबिटेट होती है। अभी तक हम बात कर रहे थे नेचुरल हैबिटेट की, बट अब ये जो जूलॉजिकल पार्क है, जू है, ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है। यहां पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को रखा जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट्स बना के दी जाती हैं और उनको वहां पर रखा जाता है। ये एक तरीके की कैद ही होती है जानवरों के लिए। थोड़े टाइम के लिए उन्हें बाहर रखा जाता है, थोड़े टाइम के लिए उन्हें अंदर रखा जाता है ताकि वो बाहर निकल के उनको लोग देख सकें। बर्ड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो आपको जूलॉजिकल पार्क में देखने को मिलती है। ठीक है, नियरेस्ट आपके दिल्ली में जू है। कई लोग आप में से विजिट करे होंगे, मैं भी अपने बचपन में कई बार जू देखने गया हूं और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मैंने वहीं पर देखे हैं। तो इट इज द मोस्ट इजी वे टू विजिट जूलॉजिकल पार्क एंड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देयर। नाउ बोटेनिकल गार्डन। आप लोगों ने बोटेनिकल गार्डन से आपको नाम याद आया होगा, नोएडा में बोटेनिकल गार्डन है। इसी तरीके से बहुत सारे एरियाज में, अलग अलग एरियाज में बोटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं। बोटेनिकल एज द वर्ड से यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्लांटेशन को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे जो इस तरीके के लगाए जाते हैं जो आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, वो हमें बोटेनिकल गार्डन में देखने को मिलते हैं। आफ्टर इट टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स क्यों रखे गए? बिकॉज देयर वाज अ नीड टू कंजर्व टाइगर। जैसा कि मैं अभी पहले बता चुका हूं, टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट होने के बाद में एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिला। मींस वहां पर एक ऑब्जर्व हुआ लोगों को कि भाई वाकई में अगर हम टाइगर्स को कंजर्व कर रहे हैं तो देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर नंबर। अब इतने सहज तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च होने के बाद आप टाइगर को मार नहीं सकते, बिकॉज इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस टू किल अ टाइगर। सो टाइगर रिजर्व्स क्रिएट किए गए ताकि हम टाइगर्स को जो हमारे देश में हैं उनको बचा सकें। इसके अलावा ये सारे मेथड्स एक साथ इंप्लीमेंट करके ही हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ ये जितना भी हमने कंजर्वेशन किया, इसमें हमने क्या बचाए? इसमें हमने प्लांट्स बचाए, प्लांट्स को सेव किया, एनिमल्स को सेव किया। तो इन सब का डेटा जिस बुक में रहता है उस बुक को बोलते हैं रेड डेटा बुक। उस बुक को क्या बोलते हैं? रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक दुनिया में पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये ICUN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहली बार रेड डेटा बुक को लॉन्च किया 1991 में। 1991 इट मींस आज से लगभग 29 इयर्स पहले, 30 साल पहले, 29-30 साल पहले इस बुक को पब्लिश किया गया जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट, बिकॉज वी आर हैविंग न्यूमरस नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। बहुत सारी प्रजातियां जानवरों की ऐसी हैं जो खत्म होती जा रही हैं, जिस वजह से इस
रेड डेटा बुक को पब्लिश करना बहुत जरूरी हो गया वर्ल्ड वाइड। ओके, इंडिया में भी इंडिया की अपनी रेड डेटा बुक पब्लिश की जाती है हर साल। सो इस रेड डेटा बुक में आपको सारा डेटा मिलेगा कि हमारे यहाँ कितने टाइगर्स हैं, कितने राइनोसेरस हैं, कितने बस्टार्ड्स हैं, हर एनिमल का एक पर्टिकुलर डेटा वो आपको मिलेगा। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज हैं, आपको पता होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, माउंटेन्स में या हिली एरियाज में टीक और साल, इन पेड़ों की बड़ी कीमत होती है। एक एक पेड़ जो होता है वो हजारों रुपए का होता है। मीन्स अगर किसी के यहाँ टीक का, साल का पेड़ है तो इट मीन्स ही इज हैविंग अ प्रॉपर्टी, मतलब उसकी बहुत कीमत है और उसको काटना भी सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है, आप इजीली उसको काट नहीं सकते। तो बेसिकली ये रेड डेटा बुक के अंदर इन सब का डेटा मेंटेन रहता है। ठीक है, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है वो इस रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है। और सबसे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इस बुक को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उसकी डिक्लेरेशन भी यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन हमें बताती है कि कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं, क्योंकि जिसके पास डेटा होगा वही तो बताएगा। तो वही हमें बताते हैं कि कौन सी स्पीसीज खत्म होने वाली हैं, किनको बचाना चाहिए, किनको अभी हमें कंजर्व करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टोटल explanation that how we conserve forest and wildlife. Now the last topic of our subject of this chapter is migration. Migration आप लोग जानते हैं, different seasons में different animals और बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। ओके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, तो उसी चीज को माइग्रेशन बोलते हैं। इसको आप अपनी बुक से पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स आप लोग देखिए और इसमें जो बताया गया है उसको समझिए, चैप्टर को ढंग से पढ़िए, जिससे कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। क्योंकि इतना सारा डेटा इसमें है इस चैप्टर में, मैं उसको बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक को रेफर करना है, बुक को पढ़ना है। और बुक को पढ़ने के बाद में जो जो मैंने आपको ये सारे बताए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जूलॉजिकल पार्क्स, इनके बारे में देखना है भाई, समझना है क्या है, कितने हैं, कहाँ हैं, हमारे आसपास में क्या है, हमारे एरियाज में, मतलब कहाँ पर नेशनल पार्क है, कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सब आपको बुक से थोड़ी सी हेल्प लेनी है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।